वो मेरी बीवी जैसी दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उस रात जंगल में उस लड़की की थी। तुम्हारी मौत का कारण कोई दुश्मन नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी दया होगी। इसलिए आज की कहानी ध्यान से सुनना। खैरागढ़ के जंगल वाले रास्ते पर जो सन्नाटा है वो कुदरती नहीं है, वो एक चेतावनी है। एक ऐसा इशारा जिसे अगर आपने नजरअंदाज किया तो शायद वापस लौटने का मौका भी ना मिले। खैरागढ़ के लोगों का एक पुराना उसूल है, सूरज ढलने के बाद अगर जंगल वाले रास्ते पर कोई अकेली औरत मदद मांगे तो चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपने घर की देहलीज पार मत करने देना, क्योंकि जिस घर में वो एक बार चली जाती है उस घर में फिर कोई भी चैन से नहीं सोता। सबको पता होता है वो आती तो हमारी मर्जी से है, लेकिन जाती अपनी मर्जी से है, और कभी कभी वो जाती भी नहीं, वो तुम्हें ही मजबूर कर देती है उसे अपने घर में रखने के लिए। वो ऐसे हालात बना देती है कि तुम चाह कर भी उसे अपने घर से निकाल नहीं पाते। ये कहानी मुझे भेजी है एक शख्स ने जो आज भी उस दहशत के साए में जी रहा है और कहता है, कुछ चीजें कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। मैं हूं नवीन और आप सुन रहे हैं रात की कहानियां। कान में ईयरफोन्स डाल लीजिए, क्योंकि जो आवाजें अब आने वाली हैं वो शायद सिर्फ आपके लिए हों। अगर आप अकेले हैं तो दरवाजा एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद शायद आपको अपने ही घर में डर लगने लगे। साल 1985, गांव खैरागढ़। ये गांव जंगल के उस हिस्से में बसा था जहां सूरज की रोशनी भी डर डर कर दाखिल होती थी। वहां की रातें इतनी खामोश होती थीं कि आपको अपनी ही धड़कन साफ सुनाई दे, जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो। एक ठंड भरी रात मैं यानी वीरान अपने दोस्तों के साथ पुराने बरगद के नीचे आग ताप रहा था। आग की लपटें कभी तेज होती, कभी धीमी, और उनके बीच हम सब हंसी मजाक में लगे हुए थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग बाबा रघुनाथ ने अपनी चिलम से धुआं छोड़ा और सीधा मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें आग की रोशनी में अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहे हों जो हम नहीं देख पा रहे थे। वीरान, उनकी आवाज भारी और कांपती हुई थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सख्ती थी। अगर कभी जंगल वाले रास्ते पर कोई अकेली औरत दिखे तो उसे घर मत लाना, उसे इग्नोर कर देना, चाहे वो कितना ही गिड़गिड़ाए। हम सब हंस पड़े। मैंने भी मजाक में कहा, बाबा आप भी ना वही पुरानी कहानियां लेकर बैठ जाते हो, आजकल ये सब नहीं होता। बाबा नहीं हंसे। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया और आग की लपटों को घूरते हुए बोले, पुत्र, वो पहले भरोसा जीतती है, फिर सांसें। उनके ये शब्द अजीब तरह से हवा में लटक गए, लेकिन मैंने उन्हें सीरियसली नहीं लिया। लेकिन ठीक 4 दिन बाद किस्मत ने मुझसे वही गलती करवा दी। रात के करीब 11 बज रहे थे। जंगल वाला रास्ता सुनसान था। हवा रुक रुक कर चल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। तभी अचानक एक तेज आंधी चली, ऐसी आंधी जिसने मेरी साइकिल का रुख ही मोड़ दिया। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला, और तभी बीच सड़क पर मुझे एक धुंधली सी आकृति दिखी। वो एक लड़की थी, सफेद साड़ी, बिखरे हुए बाल, और उसकी आंखों में ऐसी बेसहारा चमक कि कोई भी पिघल जाए। भैया मुझे बचाइए, वो लोग मुझे मार देंगे। वो सीधा मेरे पैरों में गिर गई। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, बिल्कुल मुर्दे जैसे। उसने अपना नाम बताया, कालिंदी। एक पल के लिए बाबा की बात मेरे दिमाग में घूमी, लेकिन उस वक्त मेरे सामने एक अकेली डरी हुई लड़की खड़ी थी और मैं उसे वहां छोड़ नहीं पाया। मैंने उसे साइकिल के पीछे बैठाया और अपने घर ले आया। घर पहुंचते ही माँ और भाभी सुनीता ने उसे देखा।
कालिंदी ने इतनी मासूमियत से माँ के पैर छुए कि माँ का दिल तुरंत पिघल गया। बेचारी कितनी सहमी हुई है। वीरान, तूने अच्छा किया जो इसे ले आया। शुरू के कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। कालिंदी ने धीरे धीरे पूरे घर का काम संभाल लिया। सुबह सबसे पहले उठना, आंगन साफ करना, माँ की सेवा, भाभी की मदद। वो हर चीज इतनी ठीक तरीके से करती थी जैसे वो हमेशा से इस घर का हिस्सा हो। माँ कहने लगी, ये लड़की तो हमारी अपनी जैसी है। लेकिन यहीं से सब गलत होने लगा। पहली अजीब बात उस सुबह हुई। मैं जब जागा तो मैंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा अंदर से नहीं, बाहर से बंद था। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन अगले ही पल बाड़े में बंधी बकरियां अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगीं। उनकी आवाज में एक ऐसी दहशत थी जैसे उन्होंने मौत को अपने सामने देख लिया हो। उस दिन पहली बार घर की हवा बदली हुई लगी और सबसे ज्यादा डर भाभी सुनीता के चेहरे पर था। उन्होंने मुझे अकेले में पकड़कर धीरे से कहा, वीरान, मुझे रात को कोई सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई मेरे कान के बिल्कुल पास आके कहता है, वीरान से दूर रहो, वो सिर्फ मेरा है। मैंने हंसकर उन्हें समझाया, भाभी ये सब आपका वहम है। लेकिन उस रात के बाद वहम और हकीकत के बीच का फर्क खत्म होने वाला था, क्योंकि अगली बार जो मैंने देखा वो नामुमकिन था। अगली कुछ रातें खैरागढ़ में ऐसी थीं जैसे वक्त सच में थम गया हो। दिन निकलता था, लेकिन रोशनी में भी अंधेरा महसूस होता था। कालिंदी अब घर की सदस्य बन चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब सुकून नहीं, घुटन देने लगी थी। सबसे पहली अजीब बात तब हुई जब माँ ने देखा कि रसोई में रखा सारा दूध एक ही रात में फट गया और उसमें से ऐसी सड़ांध आ रही थी जैसे कोई जानवर मर गया हो। मैंने उसे हवा और मौसम का असर समझा, लेकिन तभी रात के सन्नाटे में वो आवाज आई, क्रीक। मैं हड़बड़ाकर उठा। हमारे कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा, जिसे बंद करने के लिए जोर लगता था, वो धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। दरवाजे के उस पार चांद की रोशनी नहीं, सिर्फ एक गहरा, काला, जिंदा सा अंधेरा था। मैंने बाहर झांक कर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ एक सरसराहट, जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा होकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। कालिंदी? मैंने धीमी आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। लेकिन असली दहशत अगले दिन शुरू हुई। गांव के पशु पक्षी जो हर शाम आवाज करते थे, अचानक बिल्कुल खामोश हो गए। हमारे घर का कुत्ता शेरू, जो हमेशा भौंकता रहता था, अब एक कोने में दुबक कर बैठ गया था। उसकी आंखें दरवाजे पर चिपकी रहती और वो डर के मारे थर थर कांपता, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो जो हमें नहीं दिख रहा था। तभी भाभी सुनीता की हालत बिगड़ने लगी। वो अक्सर खोई खोई रहती। उनका रंग पीला पड़ गया था और उनकी आंखों के नीचे कालापन उभरने लगा था। एक शाम जब वो आंगन में कपड़े सुखा रही थीं, वो अचानक बिल्कुल जम गई। मैं उनकी तरफ भागा और जो मैंने देखा, मेरे पैर वहीं जम गए। उनके बाल हवा में खुद से उठ रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें धीरे धीरे सहला रहा हो। वीरान, वो यहीं है। उनकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे वो अपनी आखिरी सांस ले रही हों। वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे हैं। मैंने तुरंत उनके पीछे देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक दीवार। लेकिन दीवार पर दो परछाइयां थीं, एक भाभी की और एक किसी और की। लंबी, टेढ़ी,
अजीब सी, जिसके हाथ धीरे धीरे भाभी के गले की तरफ बढ़ रहे थे। मैंने झट से भाभी का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचकर अंदर ले आया। उस रात जब सब सो गए, मुझे प्यास लगी। मैं धीरे से उठा और रसोई की तरफ बढ़ा और वहां मैंने कालिंदी को देखा। वो अंधेरे में बैठी थी, बिना किसी रोशनी के, लेकिन फिर भी उसका चेहरा मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ खा रही थी। मैंने ध्यान से देखा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो प्लेट का खाना नहीं, कच्चा मांस चबा रही थी और उसकी आंखें अंधेरे में बिल्कुल एक बिल्ली की तरह चमक रही थीं। मैं धीरे से पीछे हटने लगा। तभी मेरे पैर के नीचे एक पुराना बर्तन आ गया। आवाज गूंज उठी। कालिंदी रुक गई। उसने सीधा मेरी तरफ नहीं देखा। उसका पूरा शरीर वहीं रहा, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे पूरी 180 डिग्री घूम गई और उसने सीधा मेरी तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कान दी। वीरान, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो तुम्हें मुझसे प्यार होना बाकी है। मेरा गला सूख गया। मैं भागकर अपने कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और पीछे हट गया। मुझे लगा मैं बच गया हूं, लेकिन तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और एक धीमी सी आवाज, अंदर बंद करने से क्या होगा, मैं तो पहले से ही अंदर हूं। अगली सुबह जब मैं उठा तो एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद कल रात जो मैंने देखा वो सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही मैं आईने के सामने खड़ा हुआ और अपना चेहरा धोने के बाद ऊपर देखा, मेरी सांसें रुक गईं। मेरा चेहरा ऊपर था, लेकिन आईने में मेरी परछाई अभी भी नीचे झुकी हुई थी। मैं जम गया कुछ सेकंड तक। कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो परछाई धीरे धीरे ऊपर उठी। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट मेरी नहीं थी। उसने धीरे से अपनी उंगली होंठों पर रखी और अगले ही पल वो गायब हो गई। मैंने तुरंत आईने को छुआ। वो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उस दिन के बाद डर सिर्फ रात तक सीमित नहीं रहा, वो दिन में भी दिखने लगा। भाभी सुनीता की हालत अब और खराब हो चुकी थी। वो घंटों तक दीवार की तरफ मुंह करके बैठी रहती, जैसे किसी से चुप कर बात कर रही हो। मैं उनके पास गया, उनका हाथ पकड़ा तो उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ डर था। वीरान, वो मुझे सोने नहीं देती। रात भर वो मेरे बालों में अपनी उंगलियां फेरती रहती है। मैं हिल नहीं पाती, बोल नहीं पाती। वो मेरे कान में कहती है, उसे इस घर का राज पाट चाहिए और उसे मेरा चेहरा चाहिए। मेरे अंदर गुस्सा उभरने लगा। मैंने तुरंत कालिंदी को ढूंढना शुरू किया। वो आंगन में बैठी थी, तेज धूप के बीच, लेकिन जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी, जैसे वो वहां थी ही नहीं। मैं उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन जितना मैं पास जाता वो उतनी ही दूर लगती, जैसे स्पेस खुद स्ट्रेच हो रहा हो। और तभी मेरे साथ शुरू हुआ इल्यूजन फेज। मैं कमरे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खोला, लेकिन अंदर मेरा कमरा नहीं, वही आंगन था। मैं रुक गया, दरवाजा बंद किया, दोबारा खोला, वही आंगन। फिर वही। मैं लूप में फंस गया था। हर दरवाजा मुझे वही ले जा रहा था जहां से मैं निकलना चाहता था। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, श्श, श्श।
जैसे कोई भारी कपड़ा जमीन पर घिसट रहा हो। मैंने नीचे देखा, मिट्टी पर निशान बन रहे थे, नंगे पैरों के, जो धीरे धीरे मेरे पास आ रहे थे। ठप ठप ठप। मेरे पैरों के बिल्कुल पास आकर वो निशान रुक गए और अचानक मुझे अपने टखनों पर एक ठंडा चिपचिपा एहसास हुआ, जैसे किसी ने नीचे से पकड़ लिया हो। मैंने झुककर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन मेरी जीन्स पर मिट्टी के पंजों के निशान उभर रहे थे, जैसे कोई इनविजिबल हाथ मुझे पकड़ रहा हो। पीछे मत देखना वीरान, आवाज मेरे कान के बिल्कुल पीछे से आई, वरना मैं अपना असली रूप दिखा दूंगी। मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई, लेकिन मैंने पलट कर देखा, वहां कालिंदी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। उनमें सिर्फ एक गहरा काला खालीपन था, जैसे कोई अनंत अंधेरा। उसी वक्त हमारी आखिरी बकरी चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज बकरी की नहीं थी। वो एक औरत की तरह चिल्ला रही थी, बचाओ, ये मुझे कच्चा चबा जाएगी, बचाओ। मैंने घबराकर कालिंदी की तरफ देखा। वो धीरे धीरे हवा में उठ रही थी। उसके पैर जमीन से 2 फुट ऊपर थे। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसके दांत अब इंसान के नहीं रहे थे, नुकीले जानवर जैसे। कालिंदी, तुम क्या हो? मेरी आवाज टूट रही थी। उसने धीरे से कहा, मैं वही हूं जो तुम्हारी मर्जी से आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं जाऊंगी। घर की दीवारें अब जैसे सांस ले रही थी। मैं जिस भी कमरे में जाता, मुझे लगता दीवारें धीरे धीरे मेरे पास आ रही हैं। धुप धुप धुप, जैसे घर के अंदर कोई दिल धड़क रहा हो। हर तरफ वही सड़ी हुई मिट्टी की बू फैली थी, और उस बू के साथ एक और चीज, एक हल्की सी सांस, जैसे कोई मेरे बिल्कुल करीब खड़ा हो लेकिन दिखे नहीं। सबसे भयानक टाइम ग्लिच तब हुआ जब मैंने दोपहर में घड़ी देखी। सुइयां उल्टा घूम रही थीं। टिक टॉक, टिक टॉक, लेकिन आवाज सीधी चल रही थी। मैंने बाहर देखा, सूरज ढलने की जगह वापस ऊपर चढ़ रहा था। आसमान का रंग उल्टा बह रहा था। बारिश शुरू हुई, लेकिन बूंदें नीचे नहीं गिर रही थीं, वो हवा में लटकी हुई थीं, और फिर धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ वापस जा रही थीं, जैसे वक्त को किसी ने रिवाइंड कर दिया हो। मां, भाभी, मैंने चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज मेरे गले के अंदर ही दब गई, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। तभी मेरे कान के पास एक ठंडी सांस आई। चिल्लाओ मत, कोई सुनेगा नहीं। मैंने झट से मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन हवा भरी हुई थी, जैसे कोई मेरे कंधे के बिल्कुल ऊपर झुककर देख रहा हो। मैंने रसोई की तरफ देखा। वहां कालिंदी खड़ी थी। वो एक पुराना गीत गा रही थी, लेकिन उसकी आवाज सीधी नहीं थी, वो टूट रही थी, जैसे पुरानी टेप अटक गई हो। आ वी रान। उसने धीरे से मुड़कर मेरी तरफ देखा, और उस पल मेरी रीढ़ जम गई। उसके चेहरे पर एक नहीं, 3 आंखें थीं। एक सीधा मुझे देख रही थी,
दो अलग अलग दिशाओं में घूम रही थीं, जैसे वो सब जगह एक साथ देख रही हों। वीरान, तुम अभी तक यहीं हो? तुम्हें जंगल जाना चाहिए, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। उसकी आवाज मेरे कान से नहीं, मेरे दिमाग के अंदर सुनाई दी। और उसके बाद सब कुछ चुप, बिल्कुल चुप। एक ऐसी खामोशी जो कान फाड़ दे। मुझे लगा अगर मैं यहां एक सेकंड और रुक गया तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मैं बिना सोचे जंगल की तरफ भागा, वही रास्ता जहां से मैं उसे लाया था। जैसे ही मैंने जंगल में कदम रखा, माहौल तुरंत बदल गया। दिन गायब, सिर्फ काली रात। पेड़ हिल नहीं रहे थे, फिर भी आवाज आ रही थी, स्कर स्कर, जैसे कोई उन पर चल रहा हो। ऊपर, मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर। धीरे धीरे मुझे फुटस्टेप सुनाई देने लगे। ठप ठप ठप, लेकिन जमीन पर कोई नहीं था। फिर भी आवाज मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे कोई सर्कल बना रहा हो। मैंने बरगद के पेड़ के पीछे छुप कर देखा। वहां एक गड्ढा खोदा था, और कालिंदी नहीं, वो कालिंदी नहीं थी। उसका शरीर अब सीधा नहीं था, लंबा, टेढ़ा। हाथ घुटनों से नीचे लटक रहे थे। उसकी चमड़ी राख जैसी सफेद। और सबसे डरावनी बात, वो सीधा खड़ी नहीं थी। वो हल्की सी हिल रही थी, जैसे हवा में लटकी हो। उसने गड्ढे में हाथ डाला और एक पुरानी सफेद साड़ी निकाली, वो ही साड़ी जिसमें वो मुझे मिली थी। उस साड़ी के अंदर एक नर कंकाल था, लेकिन वो सीधा पड़ा नहीं था। उसका सर धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ रहा था। क्र क्र, हड्डियों की आवाज जंगल में गूंज गई। मेरे पैर जम गए। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। स्केलेटन ने अपना हाथ उठाया और कालिंदी के गाल को छुआ, जैसे अपनी चीज वापस ले रहा हो। कालिंदी हंसने लगी, लेकिन वो हंसी इंसान की नहीं थी। वो अलग अलग जगह से आ रही थी, चारों तरफ से, ऊपर, नीचे, पीछे। वीरान, तुम देख रहे हो ना? वो उल्टे पैर पेड़ पर चढ़ने लगी। एक सेकंड में वो सबसे ऊपर थी और उल्टा लटक कर मुझे देख रही थी। उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम रही थी। आज एक और चाहिए। आज वीरान की बारी है। मेरा सांस रुक गया। मैं पीछे हटने लगा, लेकिन तभी मुझे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। इस बार बहुत करीब, इतनी करीब कि उसकी सांस मेरी गर्दन को छू रही थी। मैं धीरे से मुड़ा। बाबा रघुनाथ। उनका चेहरा सफेद, आंखों से खून बह रहा था, और वो सीधा मुझे देख रहे थे। मैंने कहा था ना, वो जाति अपनी मर्जी से है। उनकी आवाज सीधा मेरे दिमाग के अंदर गूंजी, और अगले ही पल वो धुएं की तरह बिखर गए। मैं चीख कर घर की तरफ भागा, लेकिन घर पहुंचकर जो मैंने देखा वो और भी भयानक था। आंगन में भाभी सुनीता जमीन पर पड़ी थी। उनका चेहरा बदल रहा था, हड्डियां हिल रही थीं, खक खक, और धीरे धीरे वो कालिंदी जैसी दिखने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। असली कालिंदी मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी, इतनी करीब कि अगर मैं सांस लेता
तो उसकी सांस मेरे अंदर चली जाती। उसने मेरे कान के पास झुककर कहा, अब तुम किससे मदद मांगोगे वीरान? अब तो तुम्हारी भाभी भी मैं हूं, तुम्हारी मां भी मैं हूं, और जल्द ही तुम भी मैं बन जाओगे। और उस पल मुझे समझ आ गया, ये सिर्फ डर नहीं था, ये कब्जा था। घर अब घर नहीं रहा था, एक जिंदा कब्रिस्तान बन चुका था। हर दीवार से रोने की आवाजें आ रही थीं। जैसे कोई अंदर दबा हो और बाहर निकलना चाहता हो। मैंने देखा, भाभी सुनीता जमीन पर गिरी थी और उनका चेहरा धीरे धीरे पिघल रहा था। उनकी हड्डियां हिल रही थीं और कुछ सेकंड में वो बिल्कुल कालिंदी जैसी दिखने लगी। वही ठंडी आंखें, वही सूनी हुई मुस्कुराहट। मां, भाभी! मैंने चीख कर उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो दोनों एक साथ बोलने लगी, वीरान, अब हम अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। उनकी आवाज एक नहीं थी, जैसे 100 मुर्दे एक साथ बोल रहे हों। घर की हवा भारी हो गई और फिर धुप धुप धुप, जैसे घर के अंदर कोई चल रहा हो लेकिन दिखे नहीं। कालिंदी हवा में तैरती हुई मेरे सामने आ गई। इस बार वो इंसान नहीं लग रही थी, उसका असली रूप पूरी तरह बाहर आ चुका था। लंबी काली जुबान, नुकीले नाखून और उसकी चमड़ी से उठती हुई सड़ी मिट्टी की बू। वो बू सीधे दिमाग तक जा रही थी। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और एक ही पल में घर की सारी रोशनी गुल। अंधेरा, पूरा अंधेरा, सिर्फ उसकी आंखें, 2 जलते हुए दाग की तरह। तू मुझे नहीं निकाल सकता वीरान, उसकी आवाज गूंजी, लेकिन कान से नहीं, सीधे दिमाग के अंदर। और अचानक घर के भारी संदूक हिलने लगे। घर, ठक ठक, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। मैं इस घर की मिट्टी में हूं, हर दीवार में, हर सांस में तू मुझे लाया था। अब मैं तुझे ले जाऊंगी। उस पल मुझे महसूस हुआ कोई मेरे गले को दबा रहा है। इनविजिबल, लेकिन इतना स्ट्रांग कि सांस रुकने लगी। मेरे कान के पास किसी की चीख, आ! हवा तेज हो गई। छत की लकड़ियां टूट कर गिरने लगीं। मैं गिरने वाला था, लेकिन तभी बाबा रघुनाथ की आवाज याद आई। डर तब तक जीतता है जब तक तू डरता है। मैंने आंखें बंद की और अपनी सांस रोक ली। डर को जबरदस्ती दिमाग से बाहर निकाला। फिर मैंने चूल्हे के पास देखा। एक जलती हुई लकड़ी अभी भी धीरे धीरे जल रही थी। मैंने उसे उठाया। हाथ जल रहा था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। तू चाहे जो भी हो, पर तू मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। ये घर तेरा नहीं है। मैंने पूरी ताकत से वो जलती लकड़ी उसकी तरफ फेंकी और बाबा का बताया मंत्र चिल्लाया, ओम। एक ही पल में सब कुछ हिल गया। एक चीख, ऐसी जो इंसान सुन नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। कालिंदी का शरीर टूटने लगा, धुआं बनने लगा। उसका चेहरा मोम की तरह पिघल रहा था और वो लगातार दीवार को खुरच रही थी। स्क्रैच, स्क्रैच, स्क्रैच। वो आवाज आज भी मेरे कान में गूंजती है। फिर एक तेज रोशनी,
एक जोरदार धमाका, और सब कुछ खामोश, बिल्कुल खामोश। मैं जमीन पर गिर गया। मेरा सांस तेज चल रहा था, शरीर पसीने से भीग चुका था। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की पहली किरण आंगन में गिर रही थी। माँ और भाभी जमीन पर थीं, बेहोश, लेकिन नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कालिंदी गायब थी, बिल्कुल गायब, जैसे वो कभी थी ही नहीं। वक्त बीत गया। लोगों ने कह दिया श्राप खत्म हो गया। मैंने भी मान लिया कि सब ठीक हो गया, कि डर खत्म हो गया। लेकिन मैं गलत था, बहुत बड़ा गलत। वक्त बीतता गया। खैरागढ़ में जिंदगी धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो गई। मैंने भी उस रात को एक बुरा सपना समझकर भुला दिया। माँ और भाभी अब बिल्कुल ठीक थीं। सब कुछ शांत था, लेकिन ये वही खामोशी थी जो तूफान से पहले आती है। महीनों बाद मेरी शादी तय हुई। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। ढोल, नगाड़े, हंसना, आवाजें। लेकिन जैसे ही सुहागरात की रात आई, मौसम ने अचानक करवट बदली। बाहर तेज आंधी चलने लगी और फिर बारिश। वही बारिश, बिल्कुल वैसी ही जैसे उस रात हुई थी जब मैं पहली बार उससे मिला था। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा, जैसे कुछ वापस आ रहा हो। मैं कमरे में दाखिल हुआ। मेरी पत्नी लाल जोड़े में बेड पर बैठी थी। उसका घूंघट गिरा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल था, या शायद नहीं। मैं धीरे से उसके पास बैठा। मेरा हाथ हल्का सा कांप रहा था। मैंने घूंघट उठाया। वो खूबसूरत थी, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल इंसान। एक पल के लिए मुझे लगा सब ठीक है, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ झुकी, उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और उस पल मेरी सांस रुक गई। उसका हाथ बर्फ से भी ठंडा था, बिल्कुल मुर्दे जैसा। मेरे कान के पास एक हल्की सी सांस महसूस हुई, वही ठंडी सरसराहट जो मैंने जंगल में सुनी थी, जो मैंने घर में महसूस की थी। वो धीरे से मेरे करीब आई, इतनी करीब कि उसकी सांस मेरी स्किन को छू रही थी। और फिर उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, वीरान। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। मैंने धीरे से उसकी आंखों में देखा और उस पल सब खत्म हो गया। वो मेरी पत्नी की आंखें नहीं थीं, उनमें कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक गहरा अंधेरा, एक खालीपन जो मुझे खींच रहा था अंदर। और उस अंधेरे के अंदर वही चमक, वही शैतानी मुस्कुराहट। कालिंदी गई नहीं थी, वो कभी गई ही नहीं थी। उसने सिर्फ रूप बदला था। वो इस घर की दीवारों में नहीं थी, वो मेरी किस्मत में घुल चुकी थी। और अब कोई रास्ता नहीं था। दोस्त, डायन कभी किसी को छोड़ती नहीं। वो सिर्फ सही मौके का इंतजार करती है। वो तुम्हारी सबसे प्यारी चीज का रूप ले सकती है, और जब तक तुम्हें समझ आएगा, शायद देर हो चुकी होगी। अगर आप ये कहानी अपने कमरे में अकेले सुन रहे हो, तो एक बार धीरे से अपने पीछे मुड़कर देखो। दरवाजा बंद है, या वो बिना आवाज के धीरे धीरे खुल रहा है।
और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ कहानियां साथ चली आती हैं। फैसला आपका है, लेकिन याद रखना, उसने तुम्हें देख लिया है, उसने तुम्हें देख लिया है। अगर तुम यहां तक टिककर ये कहानी सुन गए हो तो अब सच बताओ, क्या कभी तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? कभी बिना वजह किसी की प्रेजेंस महसूस हुई हो, या रात को अचानक से अजीब आवाजें सुनी हो, या लगा हो कि तुम अकेले नहीं हो? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताना। मैं हर कहानी पढ़ता हूं और हो सकता है तुम्हारी स्टोरी अगली वीडियो बन जाए। और हाँ, अगर तुम में दम है तो स्क्रीन पर जो अगली कहानी दिख रही है उसे पूरा सुनकर दिखाओ। लेकिन उससे पहले जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे दबा दो, क्योंकि अगला नाम शायद तुम्हारा हो।